ओके जी, एएस के मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम पहुंचे हैं 4.4 दैट मींस इकोनॉमिक ग्रोथ। लास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को आपने आज से पहले समझा था when you were doing PPC, and right after or within the topic of PPC you have completed economic growth. But yet again आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोबारा से इस चीज को आपने एक ओवरव्यू करना है, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो कंडीशंस हैं, जो इस टॉपिक की लवाजमात हैं, वो आपने फुलफिल करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ शुड वी डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आपने आज से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे कहा कि सर एन इंक्रीज इन द लॉन्ग रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, एन इंक्रीज इन द लॉन्ग रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, इसे कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, आपको याद होगा कि हमने आज से पहले जब नेशनल इनकम की बात की थी, सो नेशनल इनकम में हमने काफी सारी चीजें कंसीडर की थी और नेशनल इनकम को हमने डिफाइन किया था। इट मेजर्स द मनी वैल्यू ऑफ द फ्लो ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो नेशनल इनकम की जब भी बात की जाती है या मेजरमेंट की बात की जाती है, सो वी हैव डिफरेंट मोड्स अवेलेबल, और उन्हीं में से एक है जीडीपी और एक है जीएनपी। ये सब चीजें भी हमने नेशनल इनकम में डिस्कस की थी कि सर जीएनपी का मतलब क्या, ग्रॉस नेशनल नेशनल प्रोडक्ट होता है, और जीडीपी का मतलब क्या। जब आप जीएनपी में से या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, सो आप पहुंचते हो जीडीपी तक। सही है, तो ये सारी चीजें हमने वहीं पर डिस्कस की थी। आज हम फोकस करेंगे खाली इकोनॉमिक ग्रोथ पर। सो जीडीपी को आपने डिफाइन किया, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ 1 ईयर। अब इसमें से कुछ बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात, कि जो जीडीपी है ना, इट इज नॉट द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल सेल्स। नॉट को मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आप इसको पहली बात एमसीक्यूज के लिए रखें, क्योंकि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये एमसीक्यूज में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो क्या आपने कहना है, GDP is not the market value of total sales during a period, it's the market value of total production। देखिए, सेल्स अलग होती है, प्रोडक्शन अलग होती है। फॉर इंस्टेंस, शोरूम में आप गाड़ियां देखते हो बाहर से, तो ये तो कह सकते हो गाड़ियां प्रोड्यूस हो गई, मगर खड़ी हुई गाड़ियां जो आपको नजर आ रही हैं रोड साइड से, आप ये नहीं कह सकते कि सर हर एक गाड़ी बिक चुकी है। इसको कहते हैं सोल्ड आउट। जरूरी नहीं जब तक वो मेंशन ना करें या आपको ना बताएं, मगर हाँ ऑब्वियसली जो आपको नजर आ रही है नेकेड आई से, अपेरेंटली वो गाड़ियां प्रोड्यूस तो हो चुकी हैं, तभी तो आपको नजर आ रही हैं। ठीक है जी। सो ये थोड़ी सी बारीकी है, इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एमसीक्यूज की इंफॉर्मेशन भी जब आप लेक्चर्स को नोट करते हो, तो साथ साथ इसकी डिटेल्स को भी आपने लिखना होता है। तो लगे हाथों आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। तो ग्रॉस मीन्स टोटल, ये हम बहुत पहले से बात करते हुए आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में जब हम ग्रॉस की बात करते हैं, ग्रॉस के टर्म को इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब होता है टोटल। और जब हम ग्रॉस में से या ग्रॉस से नेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सो उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। तो आप जब डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो, तो ग्रॉस से आप नेट तक पहुंच जाते हो। ठीक है, तो सिंपल रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी आपको एमसीक्यूज में काम आने वाला है। ओके जी, फर्दर एमसीक्यूज के लिए एक और इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन के बाद आज हम डोमेस्टिक की बात करते हैं कि डोमेस्टिक का मतलब क्या है। तो डोमेस्टिक रेफर्स टू द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के हिसाब से हमारी, लेट सपोज जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की आपने बात कर ली, सो इसको डोमेस्टिक कहा जा रहा है, और डोमेस्टिक को ही आप रेफर कर सकते हो लोकल के साथ। और अगर हम यहाँ पर कह दें क्लोज्ड इकोनॉमी, तो ये सब कनेक्टेड वर्ड्स हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है। तो जितने भी रिलेटेबल वर्ड्स होते हैं, आपको उस कॉन्सेप्ट के साथ उनको अपने जहन में रखना होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट मींस आउटपुट। आउटपुट और इनपुट के हवाले से आपने पहली क्लासेस से बात को समझा हुआ है कि आउटपुट और इनपुट आप किसे कहते हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस का मतलब क्या है। तो ये तीन इंफॉर्मेशन थी जो जीडीपी के अंदर ही हमने कवर कर ली।
बेसिकली इसका ताल्लुक हुआ MCQ से, यानी कि पेपर 1 से। ओके, क्योंकि हम डेफिनेशन की बात कर चुके हैं, सो सिर्फ रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ, जब आपने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट किया था आई गेस 4.1 में, तो नेशनल इनकम में आपने GDP, आपने GNP, आपने NDP, इन सब बातों को डिस्कस किया था, ठीक है। उसी में हमने देखे थे कि सिर्फ 3 मैथड्स हैं जिसको मेजरमेंट ऑफ GDP भी कहा जा सकता है, नेशनल इनकम कहा जा सकता है। तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए आपने कहा था कि सिर्फ एक मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है, आउटपुट अप्रोच, इनकम अप्रोच, और एक मेथड अवेलेबल होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो ये 3 मेथड्स मेजरमेंट के हवाले से आपको बार बार देखने को मिलेंगे, इनकम अप्रोच, आउटपुट अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, राइट। वही सब चीजों का रेफरेंस यहाँ पर है। तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि एक टॉपिक की कनेक्टिविटी किसी पिछले पढ़े हुए टॉपिक के साथ या किसी आगे आने वाले टॉपिक के साथ कैसे हो सकती है। इवन मैक्रो को कोई कॉन्सेप्ट है जो माइक्रो के साथ कनेक्ट होना चाहता है, तो उसकी भी कनेक्टिविटी आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक क्यों रिपीट हो रहा है, क्यों उसकी डिटेल्स फर्दर आ रही हैं, इस तरह की आपकी कंफ्यूजन आपके जहन में रहें, रादर देन कि आप उसको सिलेबस के साथ वहीं पर इसको काउंटर कर सकें। तो सर्किल फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक क्योंकि आप कर चुके हैं, और यह मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप आज जो इकोनॉमिक ग्रोथ का लेक्चर कवर कर रहे हैं उससे पहले ही आप नेशनल इनकम को पढ़ चुके हैं, तो फिर इन बातों को जरूरत नहीं है समझने की, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि हम इसको बाकायदा एक टॉपिक के तौर पर आज से पहले समझ चुके हैं। ठीक है जी, जहां तक क्लियर हो गई बात। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ज्यादा आगे बढ़ने के बजाय हम आगे बढ़ जाते हैं और एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जो कि हमने कहा था नॉमिनल, हमने कहा था रियल, और नॉमिनल और रियल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, नॉमिनल का ताल्लुक होता है विदाउट द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्राइस चेंज, और रियल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में विद द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्राइस चेंज। ये चारों डेफिनेशंस आप लिख लें हाथों हाथ, क्योंकि आपका लेक्चर बन रहा है, तो एटलीस्ट इनके नाम जरूर लिख लें। मैं इन पर बात करता हूं और इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम अभी कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यहीं पर हम एक चीज ऐड ऑन करेंगे और बात को समझेंगे दोबारा से कि सर अगर नॉमिनल की बात की जाए तो नॉमिनल का मतलब होता है विदाउट द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्राइस चेंज। इसकी समझ ये है कि किसी भी कॉन्सेप्ट में प्राइस में आने वाली चेंजेस को शामिल नहीं किया जाए, इसे कहा जाता है नॉमिनल। किसी भी कॉन्सेप्ट में प्राइस में आने वाली चेंजेस को शामिल नहीं किया जाए, दैट इज नोन एज नॉमिनल। ख्याल रखिएगा, अल्फाजों पर आपने बहुत गौर करना है। नॉमिनल के साथ बहुत सारी बातें लग सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं कह सकता हूं कि नॉमिनल के साथ मैं लगाऊंगा इनकम आ गई, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आज इनकम नॉमिनल के साथ लगाऊं तो GDP आ गई, मैं लगाऊं तो एक्सचेंज रेट आ गया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम नॉमिनल के साथ जोड़ सकते हैं। बात वही है, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर प्राइस में आने वाली चेंजेस को शामिल नहीं किया जाए तो दैट इज नोन एज नॉमिनल। प्राइस में चेंजेस होती ही कितनी किस्म की हैं? 2 किस्म की होती हैं।
एक होती है प्राइस का बढ़ना, जिसको इन्फ्लेशन यूजुअली कहा जाता है, प्राइसेस का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है, और प्राइसेस का कम होना डिफ्लेशन कहलाता है। ठीक होगी बात? तो शामिल ना किया जाए तो क्या कहलाएगी बात? नॉमिनल। और शामिल कर लिया तो बात क्या कहलाएगी? रियल। तो इन दो चीजों को पहले आप जहन में रखिएगा, ताकि इसको किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करना आपके लिए आसान हो। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जरा आसान करते हैं, नॉमिनल इनकम की बात करते हैं, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम और वेल्थ को पहले पढ़ चुके हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत तो यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ, हम बात कर रहे हैं खाली नॉमिनल इनकम की। ठीक है, नॉमिनल इनकम की बात की जाए तो एन इनकम विदाउट द एडजस्टमेंट ऑफ अ प्राइस चेंज। तो आपने बड़ी आसानी के साथ आज इनकम के साथ नॉमिनल को कनेक्ट किया और डेफिनेशन को आपने समझा दिया। मगर अगर रियल इनकम के बाद इसकी एग्जाम्पल की तरफ देखें, सो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके पास बात सामने आ रही है, इफ यू रिसीव अ पे राइज ऑफ 10%, सैलरी कितनी बढ़ी? 10%। मगर हाँ, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है 5%, सो इन नॉमिनल टर्म्स यू आर 10% बेटर ऑफ। इसका मतलब है कि अगर आपने प्राइस में आने वाली चेंजेस को कंसिडर नहीं किया, तो जो चेंज आपकी इनकम में आया, डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आपने बता दिया, तो इसको आपने कहा नॉमिनल। मगर अगर आपने प्राइस में आने वाली चेंजेस को शामिल किया, प्राइस में आने वाली चेंजेस को शामिल किया, तो इसको आपने रियल कहा था। अब आप देख लें, रियल टर्म्स में आप 5% बेटर ऑफ हो। तो ये डिफरेंस है नॉमिनल को और रियल को समझने के लिए। ठीक है, सो अब आप नॉमिनल इनकम भी समझ गए, अब आप नॉमिनल जीडीपी भी कह सकते हो, और अब आप नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट को भी समझ सकते हैं जब आपको ये टॉपिक नजर आए। कोई क्वेश्चन? ओके, इसी तरह से जब हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी के लिए हम एक और डेफिनेशन का सहारा लेते हैं, एक इंटरचेंजेबल वर्ड्स, जीडीपी एट अ करंट मार्केट प्राइस एंड सो नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो ये करंट मार्केट प्राइस को आपने हमेशा याद रखना है नॉमिनल के लिए। अगर दोनों चीजों में से आप कोई एक चीज याद रखते हो, तो आपके लिए दोनों चीजें हमेशा रहेंगी आपके जहन में। दोनों चीजों को याद रखोगे, हो सकता है कि आपके पास कहीं गड़बड़ हो जाए। कांस्टेंट को लेकर आप रियल रखोगे। ठीक है, तो ये इंटरचेंजेबल बता दिया, और ये सारी चीजें कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो सिलेबस की कवरेज हमने यहाँ तक कर ली। अब आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन हमने पहले से कवर की थी। आगे खाली हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने की जो 3 अप्रोचेस की हमने बात की थी, उसमें से एक थी इनकम अप्रोच, एक थी आउटपुट अप्रोच। इन तीनों की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, मगर हाँ, एक्सपेंडिचर अप्रोच कई जगहों पर इस्तेमाल होती है। सो हमने एक्सपेंडिचर अप्रोच की इक्वेशन भी यहाँ पर रख दी, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। और अब कई बार इसको समझ चुके हो, चाहे आप फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हो, आपने इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, आपने इसके अलावा सप्लाई साइड पॉलिसी पढ़ी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई जगह पर ये इस्तेमाल होती है। रादर देन आपने अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट अब तक कवर किया हुआ है, तो वहां भी आपने इसको देखा होगा। अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को पढ़ा है, तब भी आपके सामने इक्वेशन गुजरी होगी। सो ये इक्वेशन आपके सामने वैसे ही आ गई। पर कैपिटा इनकम हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, अगेन एमसीक्यूज के लिए फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी पर कैपिटा इक्वल्स टू जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो लिख लीजिएगा, जीडीपी पर कैपिटा, इसको नॉर्मली पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। सो जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, आसान सा फॉर्मूला है, और ये हमें डेटा रिस्पांस क्वेश्चन में नजर आ सकता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप सिलेबस की कवरेज करते करते जहन में रखें कि कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन एमसीक्यूज में नजर आए और कौन से क्वेश्चंस आपको डेटा रिस्पांस क्वेश्चन में नजर आए। सो एग्जाम में अगर ये आते हैं तो कंडक्ट करना आसान होगा, इनको समझना। ओके, तो अब हम आते हैं कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में, और यहाँ मेंशन करना गलत नहीं होगा कि सबसे पहले तो हम ये लिख दें कि यहाँ से एनालिसिस शुरू होता है। तो सर, अब से पहले तक की जो चीजें थी भाई, वो इंफॉर्मेशन का पार्ट बन सकती हैं, AO1 का पार्ट बन सकती हैं, नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग में आ सकती हैं, तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकती हैं। मगर एनालिसिस में क्या क्या चीजें होती हैं? 3 मुश्किल तरीन सवाल आते हैं कि भाई ये एनालिसिस क्या हो। हर सब्जेक्ट के हवाले से अलग, कभी कभी उर्दू में एनालिसिस है,
राइटिंग में एनालिसिस हैं, इंग्लिश की राइटिंग में एनालिसिस हैं, तो बहुत जगह पर आप एनालिसिस सुनते हैं, मैथ्स के एनालिसिस हैं, मगर एक्चुअली ये होते क्या है, तो बेसिकली दो चीज़ इसमें शामिल होती हैं, कॉजेस और इफेक्ट्स। हमने अपनी आसानी के लिए इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी, तो इवेंट तो आपको मालूम, जो आपका करंट टॉपिक चल रहा है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तरफ आ गए कॉज और एक तरफ आ गए इफेक्ट। इसी को कभी आप रीजंस कहते हैं, इसी को कभी आप फैक्टर्स कहते हैं, तो ये सारे अल्फाज लिखे जाते हैं। अगर आपने समझना है कि इवेंट से पहले जो चीज हुई, जिसकी वजह से इवेंट हुआ, वो कॉज, और इवेंट होने के बाद जो चीजें आप देख रहे हैं, उसको आप जो कॉन्सिक्वेंसेस कहते हो, उसी को आप इफेक्ट्स कहते हो या आफ्टरवर्ड इफेक्ट्स कहते हो, राइट। तो एनालिसिस के लिए ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा। इंफॉर्मेशन को जिस तरह से आप ब्रेकअप करके अपने जहन में रखते हैं, आज कल एग्जाम में आपको जरूरत होने वाली है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली, अगर मैं इसको यहाँ साइड में एक तरफ से लिखूं, तो हम इस तरह कह सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ दो हिस्सों में डिवाइड होती है, ये दो उसके कॉजेस हैं। और ये बात हमने कई बार कही कि इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज के जो कॉजेस होते हैं, उनका ताल्लुक डिमांड एंड सप्लाई से होता है, यानी कि उसके सप्लाई साइड रीजंस होते हैं, या सप्लाई साइड कॉजेस होते हैं, या उसके डिमांड साइड कॉजेस होते हैं। ध्यान में रखिएगा। इसी को हमने अनएम्प्लॉयमेंट में देखा, और आज इसी को हम इकोनॉमिक ग्रोथ में भी देख रहे हैं। रादर देन आप इसको इन्फ्लेशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के होने के जो कॉजेस हैं, या तो वो डिमांड साइड होंगे, या तो वो सप्लाई साइड होंगे। यानी कि इन्फ्लेशन या तो डिमांड के रीजंस की वजह से होती है, जैसे कि अगर आपने पढ़ा हुआ है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और अगर इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की वजह से है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये जहन में रखने के बाद आपने इस तरह से डिमांड साइड एक तरफ लिख देना है और एक तरफ सप्लाई साइड लिख देना है। हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जो नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको जरूर बनाएं, ठीक है, और उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। जो डिमांड साइड रीजंस हैं, उसी का एक और नाम एक्चुअल ग्रोथ और सप्लाई साइड पोटेंशियल ग्रोथ। ठीक है जी। सो एक्चुअल ग्रोथ भी समझ में आ गई, पोटेंशियल ग्रोथ समझ में आ गई। इसी का एक और नाम शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका एक और नाम लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। और आज ये भी समझ लेते हैं कि सर ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसे आप ग्राफिकली किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनको भी अब हम देख लेते हैं कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड आपस में किस तरीके से मुख्तलिफ होने वाले हैं। पीपीसी आपने ड्रॉ कर लिया दोनों तरफ। अब आपने केयरफुली बात को समझना है, फटाफट आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब हम बात करते हैं डिमांड साइड रीजन से, जब हम बात करते हैं एक्चुअल ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में, सो हम यहाँ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। मैंने एक पॉइंट लिखा, उसको लिखा ए, मैंने दूसरा पॉइंट मार्क किया, उसको लिखा बी, उसको मैंने तीसरे पॉइंट को लिखा सी, चौथे पॉइंट को लिखा डी। अल्फाबेट्स भी याद हो रहे हैं, और यहाँ तक मैं पहुंच गया। देखें, जब आप विद इन द पीपीसी होते हैं, और पीपीसी क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, सो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के अंदर हो, इनसाइड हो, उसे आपने आज से पहले कहा था इनएफिशिएंट, और बहुत सारे आपके नाम दिए थे। रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड, रिसोर्सेज आर आइडल, IDLE, ये सारे नाम दिए थे। बताना खाली ये है कि अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचे, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचे, तो क्या अब तक आप क्लोजर टू वॉल हो रहे हैं,
सर ये वॉल का मतलब क्या है? तो पीपीसी के दो और नाम जो आपको आते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सब आपको मालूम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए से बी और फिर बी से सी और अब सी से डी, यू आर गेटिंग क्लोजर टू द वॉल, टू द बाउंड्री, टू द फ्रंटियर, isn't it? ऐसे ही है। सो इसको मूवमेंट कहा जाएगा, और मैं यहाँ पे वर्ड या टर्म भी आपके साथ लिख रहा हूं, मूवमेंट। ख्याल रखिएगा, आगे जाकर ये सारी चीजें बड़ी काम आने वाली। ए से बी, बी से सी और सी से फाइनली डी, जहां तक आप टच कर जाते हो पीपीबी की वॉल को या पीपीसी की वॉल को, आप टच कर गए, कनेक्ट कर गए। ओके, सो ये सारी चीजें कहलाती हैं डिमांड साइड ग्रोथ। क्या कहलाएंगी? डिमांड साइड ग्रोथ। इसी को कहा जाएगा एक्चुअल ग्रोथ। और वो रीजंस आपने पहले से लिखे हुए हैं और आज भी हम रीजंस को दोबारा से कवर करेंगे। तो ग्राफिकल एनालिसिस में आपको पता लग गया कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या निशानियां हैं, क्या पहचान है। मगर अगर ऐसा हो कि बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ हो और मैं यहाँ पर 2010 लिख दूं, तो यहाँ भी 2010 लिख दूं, और 2010 के बाद मैं एक और पीपीसी बनाऊं और फिर अब 2011 लिख दूं और फिर कहूं कि अभी क्या हुआ, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सर आज शिफ्ट आ गया, और ये शिफ्ट जो है वो राइट वर्ड है। ये बातें आपको पहले से आती हैं। इस राइट वर्ड शिफ्ट को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रोथ, इस राइट वर्ड शिफ्ट को कहा जाता है सप्लाई साइड, या इस राइट वर्ड शिफ्ट को कहा जाएगा लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ वाया VIA थ्रू पीपीसी। यानी कि ग्राफिकल इलस्ट्रेशन जो आप कर रहे हो वो पीपीसी के थ्रू कर रहे हो, तो आप उसको ये कह सकते हो। सो आपको हम मालूम पड़ गया कि डिमांड साइड इकोनॉमिक ग्रोथ और सप्लाई साइड इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिक सा क्या डिफरेंस है, कहाँ तक आप मूवमेंट की बात करेंगे और कब शिफ्ट की बात करेंगे। शिफ्ट आपने सीखा है, राइटवर्ड भी हो सकता है और लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। जब शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो मूवमेंट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और आप पीपीसी की वॉल तक, पीपीसी के लेयर तक, यानी कि पीपीसी एज अ फ्रंटियर तक पहुंचते हैं, तो इनको शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाएगा। मगर अगर आपके रिसोर्सेस में इजाफा होता है और आप शिफ्ट कर जाते हैं एक नेक्स्ट पीपीसी तक, इसे कहा जाएगा लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्राफिकल एनालिसिस के बाद अब हम चलते हैं इनके रीजंस की तरफ, और उनमें से कुछ रीजंस आपने आज से पहले ही कर रखे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे कहूं कि जब आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा था तो आप पीपीसी के टॉपिक पर थे। तो पीपीसी के लिए आपने लिखा था FOP सेंटर में, एक तरफ आपने लिखा था क्वांटिटी और एक तरफ आपने लिखा था क्वालिटी। और हमेशा मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप अपने पुराने लेक्चर्स दोबारा रिव्यू करा करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट भी आपने करना है। वो वन टाइमर तो नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और फौरन बुला दिया, कम से कम एग्जाम से तो नहीं। तो आपको अपने जहन में सारी चीजें रखनी होंगी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से आपने लिखा था सर फैक्टर प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो लैंड है, सो लेबर है, तो कैपिटल है। तो ये तो हम आपके पास 4 फैक्टर प्रोडक्शन हो गए। ऑब्वियसली इनको कंबाइन करते हैं तो एंटरप्राइज फॉर्म हो जाता है। सो अगर आप लैंड की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तब भी क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप लैंड की क्वालिटी को बेहतर करते हैं तब भी क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। लेबर की क्वांटिटी में इजाफा हो जाए तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ। लेबर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल की क्वांटिटी में इजाफा हो तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ जाए तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ। इनको आज हम कह रहे हैं सप्लाई साइड रीजंस। इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई, इंफॉर्मेशन की एक लेयर आपने ऐड ऑन कर दी है। जो आपको पहले से चीजें मालूम थी उसका एक और नाम आपके पास आ चुका। तो जहां पर आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ किया था उसको आज से आप नाम दोगे सप्लाई साइड रीजंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसके लिए जो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन आपने इस्तेमाल करी वो भी आपने देख ली। और इसी तरह कुछ बातें आपने लिखी थी, उनको रिव्यू कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, लार्जर वर्कफोर्स या इंक्रीज इन वर्कफोर्स,
ऑब्वियसली पॉपुलेशन के साथ भी आपने लास्ट इसको कनेक्ट किया था कि अगर मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेबर फोर्स में भी इजाफा हो जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जिससे क्वालिटी का ताल्लुक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। तो इन सब चीजों को लेकर आप आज कह सकते हैं कि सर ये सप्लाई साइड रीजंस थे जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने पढ़े थे और उन सब से शिफ्ट होता है पीपीसी। व्हाट अबाउट डिमांड साइड? डिमांड साइड के लिए क्या था? डिमांड साइड के लिए आप अब देखेंगे कि वो सारी चीजें हम करने वाले हैं जो डिमांड को लेकर ट्रिगर कर रही हैं, किसी न किसी तरह से एग्रीगेट डिमांड को हिट कर रही हैं। सो बहुत बेहतर है कि हम एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन को अपने सामने रखें, जैसे कि टीडी इक्वल्स टू सी, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, जी फॉर गारमेंट स्पेंडिंग, और उसके बाद आपने लिखा था नेट एक्सपोर्ट जिसको आपने लिखा था एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स, एम फॉर इम्पोर्ट्स। ख्याल रखिएगा। अब अगर मैं कहता हूं कि किसी तरह से कंजम्पशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो कंजम्पशन के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। तो कंजम्पशन बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। तो ये पहला पॉइंट आपने कवर किया। इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो तो अगेन एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट टैक्स को कट कर दे या कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाए, ये आपको मालूम है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स कम कर देगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा अवेलेबल होगा। अगर हाउस होल्ड की हम बात करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम की मद में, और अगर गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन टैक्स को कम कर देती तो फर्म्स के प्रॉफिट में इजाफा हो सकता है, फर्म्स भी आज ज्यादा स्पेंड कर सकती हैं। तो आज अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी टैक्सेस कम होने की वजह से। ओके, हायर जी ड्यू टू गारमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गारमेंट एक्सपेंडिचर में इजाफा हो तो सही है, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो जाएगा। और अगर एक्स में कमी आ जाए, मोर एक्स का मतलब मोर एक्सपोर्ट्स, मोर एक्सपोर्ट्स क्यों हो सकती है कि अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएटेड हो, ये हमें पहले से मालूम है क्योंकि हम एक्सचेंज रेट के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और अगर आपने नहीं कवर किया तो ये बात जो मैं अब आपसे कह रहा हूँ ये आपको उसी वक्त मालूम पड़ेगी जब आप एक्सचेंज रेट के टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। किसी मुल्क की करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है तो उसकी एक्सपोर्ट गुड्स की प्राइस कम हो जाती है। एक्सपोर्ट गुड्स की प्राइस कम होने से जो क्वांटिटी है वो ज्यादा सेल आउट होती है और ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो प्राइस कम हो गई तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट में इजाफा, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा। ठीक है जी। तो ये सारी बातें आपने कर ली, मगर ख्याल रहे कि जितने सारे रीजंस आपने किए ये आज डिमांड साइड रीजंस थे जो आपने कवर कर लिए, और इनकी वजह से आपने वो मूवमेंट देखी थी जो भी हमने कवर करी कि किस तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, जिसको आपने शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ कहा था, और उसका ताल्लुक आपने आज अभी एग्रीगेट डिमांड के साथ कनेक्ट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ऑब्वियसली नोट्स में आपको ये सब चीजें इसी तरह से मिल जाएंगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट कि क्या होगा। नोट्स में इसी तरह से सारी चीजें मौजूद हैं। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी हम डिस्कस कर चुके, एक्चुअल ग्रोथ, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस कर चुके, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हम थोड़ा सा तेजी के साथ कवर करते हैं क्योंकि आसान से पॉइंट्स हैं। बेनिफिट्स की हम बात करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट आ जाए, ये चीजें नोट्स में मौजूद हैं। आप इस लेक्चर को पॉज करोगे तो आप इन सारी चीजों को आपको डिस्प्ले में आ जाएगा, आप उसको पढ़ लो, की चीजें आराम से हो सकती हैं। ओके, लेस रिलायंस ऑन एड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आप अपने ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी अपनी प्रोडक्शन बढ़ रही है, सो आपकी रिलायंस जो दूसरे मुल्कों पर होती है उसमें कमी आ जाएगी। सक्सेस ऑफ एन इकोनॉमी could lead to greater confidence in future economic prospects, leading to the encouragement of investment। आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, उसको कवर करने के लिए आपकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर होगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर में बेहतरी आएगी तो लोग या फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट से पढ़ा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। ऑब्वियसली ये एक अजम्पशन है, ये पॉसिबिलिटीज है, मगर आप इसको एक रैशनल फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये बिल्कुल मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो फैक्टर प्रोडक्शन को आप डिप्लॉय करोगे, जब फैक्टर प्रोडक्शन को डिप्लॉय करोगे तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आएगी। ठीक है, ये हम उस वक्त कर रहे हैं जब हम पॉलिसीज पढ़ चुके हैं, तभी हमारी इस पुरानी इंफॉर्मेशन को आज हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, वरना हो सकता है कि इस पॉइंट पर भी हम काफी बात करते और काफी टाइम लगाते। Some of the increase in output could be exported to other countries, possibly leading to a reduction in the deficit। ये हमें मालूम है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है, या अगर आपको पहले से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पोजीशन में है तो हम उससे बाहर आ सकते हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट भी
हम देख सकते हैं। हायर टैक्स फॉर द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ऑब्वियसली एक्सपोर्ट हम करेंगे तो गवर्नमेंट के पास भी पैसा आएगा, और ये पैसा अभी अगेन हमारे अपनी इकोनॉमी के लिए मैरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स में लग सकता है। मैरिट गुड्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी थी? एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। याद रखिएगा, ये हम हमारे जहन से निकल जाते हैं। जहां तक हम बात करते हैं कॉस्ट, ख्याल रखिएगा कॉस्ट का ताल्लुक किससे है? कॉन्सिक्वेंसेस से है। कॉस्ट का ताल्लुक किससे है? इफेक्ट से है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एनालिसिस कर रहे हो। सो पहली बात, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई अगर आप अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप ग्रो करेंगे। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिसोर्सेज में कमी आ रही हो और उसके साथ साथ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी लाइक पोल्यूशन बढ़ रही हो। ये आपने किया था 1.6 में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, तो आप जाकर वहां पर भी रिव्यू कर सकते हैं कि एक्सटर्नैलिटी कितने किस्म की होती है। थर्ड पार्टी इफेक्ट एक्सटर्नैलिटी को कहा जाता है। आपने कवर कर चुके आप पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को, सिर्फ आप यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। Benefits of economic growth may not always be shared evenly. टर्म क्या आ रही है? evenly. तमाम लोगों में बराबर के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के जो फायदे हैं वो हो सकता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हुए हो among a country's population, leading to a gap between rich and poor. तो अमीर और गरीबी का फर्क हमेशा रहता है कि आप एक तरफ ग्रो तो कर रहे हो, मगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ लाइक्लीहुड कि आपके पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो बैलेंस ना हो, और इवनली उसके जो असरात हैं, जो फायदे हैं, वो तमाम इकोनॉमिक एजेंट्स पर पार्टिसिपेट डिस्ट्रीब्यूट ना हुए हों। देयर कुड बी अ शिफ्ट अवे फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स टू कैपिटल गुड्स। हर बंदा ही काम कर रहा है, तो हो सकता है कंज्यूमर गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है आपके मुल्क में उसमें कमी आ जाए, और कैपिटल गुड्स हर बंदा, हर घर में एक कारखाना, छोटा कारखाना, तो हर बंदा कैपिटल गुड्स पे पैसे खर्च कर रहा है, विच मे नॉट नेसेसरली बी गुड इन द शॉर्ट रन, और ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपने इसको भी डिसएडवांटेज या कॉस्ट की तरफ लिख दिया। An increase in the level of unemployment in the economy if there is a move away from labor intensive production towards capital intensive production. Obviously ये आपकी पॉसिबिलिटी है, आपने केस ड्रॉ किया, आपने केस पुट फॉरवर्ड किया, या आपकी असम्पशन भी हो सकती है और कुछ गलत भी नहीं है कि जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है उसमें आपने लेबर को बैक साइड कर दिया, और जो कैपिटल है जिसको मशीन्स कहा जा सकता है, टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है, उसको आप अपफ्रंट पे ले आए, तो हो सकता है इसकी वजह से भी लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या लेबर इंटेंसिव की वजह से, सॉरी कैपिटल इंटेंसिव की वजह से लेबर को हिट पड़ेगी हो, तो ये भी कॉस्ट पे आ जाएगा। देयर मे बी अ रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ कंट्री। सब काम कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहा, सुबह भी काम हो रहा है, पार्ट टाइम वर्क भी हो रहा है, और फिर घर पे आकर वो आप एआई को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सो तमाम दिन भर की इन्वॉल्वमेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, आपकी हेल्थ पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। जो आपका लेजर टाइम है, जो नॉन वर्किंग टाइम है, उस पर हिट पड़ सकती है, तो ये भी कॉस्ट का हिस्सा कहला सकती है। An economy grows, resources are likely to become increasingly scarce, leading to an increase in production cost. इसको आप पिछले वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। और अगर इसी चीज को आपने मजीद फर्दर डेप्थ में लेकर जाना है, तो आपने ओ लेवल स्पार्क स्टडीज में एक चीज पढ़ी थी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप उस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे बेनिफिट्स, ये हमारे कॉस्ट, इन सब चीजों को हमने कवर कर लिया। मैं एक बार सिलेबस आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि क्या हम सब चीजें कवर कर चुके। ये आपका सिलेबस था 4.4, और 4.4 में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक हर चीज कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।